हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो गाइस, आज फिर से मैं एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ, एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ। आज हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन करेंगे जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था। हम डेफिनेशन ऑफ ऑफर पढ़े थे लास्ट वीडियोस में। आई होप आप सबने वीडियोस देख ली होगी अभी तक, एंड जिस किसी ने नहीं देखी है अभी तक, प्लीज़ आप जाके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। सो रिवीजन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। सो मैंने आपको बताया था डेफिनेशन ऑफ ऑफर, जिसमें कि एक पर्सन जब सिग्निफाइज करता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, जब एक पर्सन अपना विलिंगनेस सिग्निफाई करता है एक दूसरे पर्सन को, लाइक जैसे कि यहाँ पे ए अपना विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहा है बी को टू डू समथिंग, क्या चीज के लिए, कि मैं आपको अपना कार सेल करना, टू सेल हिज कार फॉर 10K। इज गिविंग एन ऑफर, तो ही इज सिग्निफाइंग विलिंगनेस को वो सिग्निफाइज कर रहा है। ओके, अपना विलिंगनेस को दिखा रहा है, अपना इच्छा जाहिर कर रहा है वो कार सेल करने का। सो ये अपना विलिंगनेस सिग्निफाइज कर रहा है कार सेल करने के लिए, कुछ करने के लिए, या फिर टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इस सेकेंड एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जिसमें कि पहले वाले में कार सेलिंग के लिए, एंड सेकेंड वाले में एक शॉप खोल रहा था ए ने एक शॉप खोला हुआ था इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, एंड बी चाहता था कि उसी की दुकान के बगल में, ए की दुकान के बगल में वो एक अनदर शॉप खोले इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। सो उस पर्पज के लिए ए चाहता था कि वो 20 लाख रुपीज वो ऑफर करता है बी को। वो क्या करता है, ऑफर करता है 20 लाख बी को, ताकि वो अपना शॉप, जो बी है अपना शॉप, उसके दुकान से उसके शॉप से 1 किलोमीटर दूर खोले। तो यहाँ पे ये ए जो है, ये ए जो पर्सन है, वो अपना विलिंगनेस को सिग्निफाई कर रहा है, अपना इच्छा जाहिर कर रहा है। एंड ये और क्यों, ताकि ये कुछ करने से इसको रोक सके। 20 लाख ऑफर इसलिए दे रहा था कि वो अपना शॉप, बी जो अपना शॉप, वो इसके एक दुकान से 1 किलोमीटर दूर खोले। और सो एज टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ सच पर्सन टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। उसका मंशा ये रहता है, हर जो पर्सन ऑफर देता है, उनका ऑफर देने का पर्पस ये रहता है कि जो पर्सन को हम ऑफर दे रहे हैं वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। लाइक इस एग्जांपल में ए चाहता होगा, ए जब ऑफर दे रहा है वो चाहता है कि बी उसका कार परचेज कर ले। सेम सेकेंड एग्जांपल में भी जब ए ऑफर दे रहा होगा बी को, ए ऑफर जब दे रहा होगा 20 लाख रुपीज अपना शॉप, उसके शॉप से 1 किलोमीटर दूर खोलने के लिए, तब भी ए चाहता होगा कि बी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर ले। तो उस सिचुएशन में ऑफर देते हैं, तो सच पर्सन इज से टू मेक एन ऑफर, उस टाइप पर्सन ऑफर देता है। ओके, पर्सन जो ऑफर दे रहा है वो ऑफरी होता है, जो पर्सन जो ऑफर दे रहा है वो ऑफर होता है, प्रपोजर होता है या प्रोमिसर होता है। और जो पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर, या फिर जिसको ऑफर दिया जा रहा है, ओके, जिसको ऑफर दिया जा रहा है, टू हुम ऑफर इज गिवन, इज सेड एज ऑफरी, प्रपोजी और प्रोमोसी। ओके, सो गाइस, कल वाली वीडियो तक में मैंने इतना पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, कि वैलिड ऑफर का क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होता है। ओके, सो आज इसमें से कुछ 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो पहला आपका पॉइंट है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। एक कॉन्ट्रैक्ट, जब मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट का टर्म, उसमें भी लीगल रिलेशनशिप, एक लीगल इंटेंशन होना चाहिए दोनों पार्टीज को जो बाइंड करे, राइट। एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म होना चाहिए जो दोनों पार्टीज को बाइंड करे लीगली। सो ऑफर मस्ट बी मेड विद अ मोटिव ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टी। ऑफर जब दिया जा रहा है तो उनका मोटिव ये होना चाहिए कि पार्टी जो उसको एक्सेप्ट कर ले, बाय द अदर पार्टी जो ऑफर दे रहा है, एंड इट मस्ट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन दैम। वो एक लीगल रिलेशनशिप भी वो एक क्रिएट करे पार्टीज के बीच में, जो पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, जो पार्टीज एक दूसरे को ऑफर दे, लाइक ए और बी जो ऑफर दे रहे थे एक दूसरे को, तो उनका इंटेंशन ये होना चाहिए कि वो उस टाइप का जो ऑफर वो दोनों पार्टीज को लीगली बाइंड करे। ओके, इफ इट इज नॉट एबल टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, अगर वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकता, वो वैलिड ऑफर नहीं होगा लॉ के आइज में। एग्जाम्पल, सोशल इन्विटेशन। अगर आप सोशल इन्विटेशन दे रहे हो किसी को, लाइक अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो फ्रेंड को, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, राम ने श्याम को ऑफर दिया कि तुम मेरे घर आओ डिनर करने के लिए, एंड श्याम ने उसको एक्सेप्टेंस भी दिया था, लेकिन वो ऑफर, वो एग्रीमेंट दोनों को लीगली बाइंड नहीं करता था। इसी तरह एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, कॉफी और ऑफर्स टू सेल हर हाउस इन 1 लाख रुपीज टू अफा। और कॉफी ने ऑफर दिया अफा को, मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगी 1 लाख रुपीज में।
इन रिस्पॉन्स ही एक्सेप्ट द ऑफर टू परचेज द हाउस। और अफवाह ने हामी भरते हुए बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा घर खरीद लूँगा। ओके, देयर इज बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर दोनों में से कोई अपना परफॉर्मेंस नहीं करता तो जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, लाइक अगर कॉफ़ी अपना घर नहीं दे रही, ठीक, लाइक अफवाह ने पेमेंट दे दिया लेकिन कॉफ़ी अभी तक घर नहीं दिया है अफवाह को, तो अफवाह के पास राइट होगा कि शी कैन स्यू अगेंस्ट कॉफ़ी, राइट। तो उन दोनों के पास वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दोनों को बाइंड भी कर रहे हैं। इट हैज़ गिवन समथिंग इन एक्सचेंज फॉर अदर्स प्रॉमिस। दोनों ने एक दूसरे के प्रॉमिस के लिए कुछ ना कुछ दिया है। लाइक कॉफ़ी ने क्या दिया है? हाउस, राइट। एंड अफवाह ने दिया है 1 लाख रुपीज। तो दोनों ने कुछ ना कुछ एक्सचेंज में दिया है। ओके, फिर है आपका इट मस्ट बी सर्टेन, डिफिनाइट एंड नॉट वैग। ओके, द टर्म्स ऑफ एन ऑफर, if the terms of an offer are vague और indefinite, अगर ये indefinite है या फिर vague है, its acceptance cannot create any contractual relationship between parties। अगर ये indefinite नहीं, like uncertainties है इसमें, तो इसका acceptance कोई parties contracting parties के बीच में contractual relationship नहीं फॉर्म करेगा। The terms of offer must be certain, definite and unambiguous। इसमें कोई ambiguity नहीं होना चाहिए, definite होना चाहिए, certain होना चाहिए। It should not be loose or vague। वो vague और loose नहीं होना चाहिए। and terms जो होना चाहिए इसको certain होना चाहिए, पता होना चाहिए हर एक चीज़, definite होना चाहिए and unambiguous इसमें नहीं होना चाहिए, ambiguity नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ए ने ऑफर किया सेल करने के लिए 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल टू बी। मान लीजिए ए ने ऑफर किया कि मैं तुम्हें 100 क्विंटल ऑफ ऑयल दूंगा, ठीक, दैट इज नथिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप बोलिए वैलिड बनेगा कि नहीं? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, बिकॉज ए ने जो ऑफर दिया है वो भले ही देखने में तो ठीक है कि हाँ इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बट कैन यू टेल मी कि किस टाइप का ऑयल वो देना चाहता है? कुकिंग ऑयल या फिर और भी डिफरेंट टाइप का जो ऑयल होते हैं, वो किस टाइप का ऑयल उसको प्रोवाइड करना चाहता है? लाइक कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, वो किस टाइप का ऑयल इसको प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे सर्टेन नहीं है। सो देयर इज नथिंग वॉट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड। किस टाइप का ऑयल दिया जा रहा है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। द ऑफर इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर वांट ऑफ सर्टेनिटी। यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, सर्टेन नहीं ऑफर कि यहाँ पे किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है। लाइक एक एग्जांपल देते हैं, इन्हें ऑफर दिया बी को कि मैं तुम अपना घर बेचूंगा, बी ने एक्सेप्टेंस भी दिया। अब आप बोलोगे ये तो सही है, लाइक ये तो वैलिड है, राइट, लेकिन कैन यू टेल मी इन व्हाट प्राइस? किस प्राइस में वो ऑफर दे रहा है? कितना प्राइस चार्ज कर रहा है वो हाउस की सेल के लिए? 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो वो डिफिनाइट नहीं है। यहाँ पे हम लोग को प्राइस का अनसर्टेनिटी है, वी डोंट नो द प्राइस। सो इसीलिए ये इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड, इस टाइप का ऑफर एक वैलिड एग्रीमेंट फॉर्म नहीं करेगा, एनीवे नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो एक और एसेंशियल एलिमेंट्स है जो है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी को ऑफर का पता होना चाहिए। ओके, तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिसको मिल रहा है उसको कम्युनिकेशन होना चाहिए, उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड, जब तक एक ऑफर कम्युनिकेटेड नहीं होता है देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। जब तक एक ऑफर को कम्युनिकेशन नहीं मिलता है, कम्युनिकेट नहीं होता उस पार्टी को जिसको ऑफर दे रहा है, तो वहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि शर्मा जी हाउस बेच रहे हैं, तो क्या आप उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस दोगे? ऑब्वियसली नो, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द ऑफर, राइट। An acceptance of the offer in ignorance of the offer is no acceptance and does not confer any right to the offer. Let me explain this with an example. Okay, suppose Mrs. Sharma lost her diamond necklace. मान लीजिए कि मिसेस शर्मा जो थी वो अपना डायमंड नेकलेस खो दी। ओके, सी आस्क हर सर्वेंट टू फाइंड द नेकलेस। तो उसने बोला कि अपने सर्वेंट को बोला कि तुम मेरा नेकलेस फाइंड करके दो। ओके, वेल सर्वेंट वाज ऑन द सर्च। जब सर्वेंट सर्च पे था, जब सर्वेंट जो नेकलेस को ट्रैक करने के लिए गया था, ढूंढने के लिए गया था, मिसेस शर्मा अनाउंस दैट हूएवर फाइंड्स हर नेकलेस विल बी रिवार्डेड विद द अमाउंट ऑफ ₹1000। तो जब सर्वेंट गया ढूंढने के लिए तो पीछे से उसने अनाउंस कर दिया जो भी फाइंड करेगा नेकलेस को उसे ₹1000 रिवार्ड मिलेगा।
सो सर्वेंट नॉट बीइंग अवेयर ऑफ द ऑफर ट्रस्ट द नेकलेस, सर्वेंट को इस ऑफर के बारे में पता नहीं था. ओके, सर्वेंट वाज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर कि इस नेकलेस को ढूंढने के लिए ऐसा ऑफर दिया गया है मिसेस शर्मा के द्वारा. तो उसने इस ऑफर को जाने बिना उस नेकलेस को वो ट्रेस करके लेके ढूंढ के लेके आता. दैट इज ही एक्सेप्ट द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर. अगर देखे तो ऑफर इस चीज के लिए दिया गया था कि जो भी नेकलेस को ढूंढेगा उसे 1000 रुपीज मिलेगा, राइट. तो यहाँ पे शर्मा जी का जो सर्वेंट है, जो मिसेस शर्मा का सर्वेंट है, वो ये काम करता है, वो नेकलेस ढूंढ लेता है. लेकिन क्या उसे ऑफर के बारे में पता था? नहीं पता था. इसीलिए ही एक्सेप्ट द ऑफर. वो ऑफर को तो एक्सेप्ट कर रहा है, अननोइंगली एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर को, बट उसे इस ऑफर के बारे में नहीं पता. इन इग्नोरेंस ऑफ दिस ऑफर, इसीलिए लिखा हुआ है ही एक्सेप्ट द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर. तो यही जो रेड कलर में जो लाइन लिखा है मैंने, इन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, एक ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना, इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर मतलब उस ऑफर के बारे में ना पता होते हुए उस ऑफर को एक्सेप्ट करना, इज नो एक्सेप्टेंस. वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट टू द ऑन द ऑफरी. और ऑफरी को इससे रिलेटेड कोई राइट नहीं मिलेगा. सब्सिक्वेंटली ही केम टू नो अबाउट द रिवार्ड. जब सर्वेंट को पता चला कि ऐसा रिवार्ड है तो ही क्लेम इट, तो वो उसने क्लेम किया. लेकिन एज आई टोल्ड यू, इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, अगर कोई एक्सेप्टेंस कर रहा है ऑफर का, ऑफर के बिना जाने लेकिन उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा और ऑफर के पास कोई राइट नहीं होगा, कुछ भी पैसा वो क्लेम नहीं कर सकता. ओके, इसी के लिए एक फेमस केस लॉ भी है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. तो आइए देखते हैं. आइए फैक्ट ऑफ द केस देखते हैं. गौरी दत्त एक ओनर थी एंड उसके अंडर एक सर्वेंट काम करता था जिसका नाम था लालमन. ओके, उसका जो नेफ्यू था वो खो गया था कहीं पे. आफ्टर हर नेफ्यू वेंट मिसिंग, तो गौरी दत्त आफ्टर हर नेफ्यू वेंट मिसिंग सी सेंट हर सर्वेंट टू ट्रेस द मिसिंग बॉय. तो वो अपने नौकर जो सर्वेंट है लालमन, उसको भेजती है कि तुम नेफ्यू को जाके ढूंढ के लेके आओ. ओके, वाइल लालमन वाज ऑन सर्च, जब लालमन इस प्रोसेस में था उसको ढूंढ रहा था, तो दत्त ने ये अनाउंस कर दिया दैट एनीबडी हु ट्रस्ट हर नेफ्यू, जो उसके नेफ्यू को ढूंढेगा, वुड बी रिवार्डेड विथ ₹500. उसको 500 रुपीज़ मैं रिवार्ड के रूप में दूंगी. ओके, सो लालमन ट्रेस द बॉय. लालमन जो है वो उस लड़के को ढूंढ लेता है. इन इग्नोरेंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट, उस अनाउंसमेंट के बारे में उसको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उस ऑफर को वो अनोइंगली एक्सेप्टेंस दे देता है. उस ऑफर को बिना जाने उसको एक्सेप्टेंस दे देता है. सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ऑफ द रिवार्ड, जब उसको रिवार्ड के बारे में पता चलता है, ही क्लेम, जब उसको रिवार्ड के बारे में पता चलता है तो वो क्या करता है, उस रिवार्ड को क्लेम करता है. ओके, तो ये था आपका फैक्ट ऑफ द केस. कंक्लूजन ऑफ द केस में देखते हैं. द कोर्ट हेल्ड दैट द सर्वेंट हैड नो नॉलेज अबाउट द ऑफर व्हेन ही डिस्कवर्ड द मिसिंग बॉय. जब लालमन ने नेफ्यू को ढूंढा था, उस समय उस ऑफर के बारे में जो अनाउंसमेंट गौरी दत्त ने दिया था उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं था. दस लालमन वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवार्ड, तो लालमन को कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा. तो कोर्ट का ऐसा केस आया, तो कोर्ट किसके फेवर में था, केस किसके फेवर में था? ऑब्वियसली गौरी दत्त. ओके, सो यही सेम लाइन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो आप लोग प्लीज इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा. एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट टू राइट ऑन द ऑफर. तो कोई भी राइट नहीं मिलेगा अगर आप इन ऑफर के इग्नोरेंस में एक्सेप्टेंस दे रहे हो ऑफर को, तो वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा एंड ऑफर को कोई राइट नहीं मिलेगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग. तो नेक्स्ट चलते हैं इंटेंशन टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस. सो यहाँ पे ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एज द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी एड्रेस्ड. तो ऑफर जब दिया जा रहा होता है, जब ऑफर दिया जाता है, तब जो ऑफर दे रहा है उस पर्सन का मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो पार्टी को वो ऑफर दे रहा है उसको उससे ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाए एंड नॉट मेनली विद अ व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन टू मेक एन ऑफर. मतलब लाइक उसका ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ डिस्क्लोज कर रहे हैं, लाइक नॉर्मली किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर रहे हैं, बता रहे हैं हम ऑफर देना नहीं, इसको ऑफर देना है. ओके, एंड सिर्फ ऐसे मतलब लाइक ऑफर दे दिए, उसको एक्सेप्टेंस मिलना ज़रूरी है. उसका इंटेंशन इंटेंशन ये होना चाहिए जब ऑफर दे रहा है तो कि सामने वाला पार्टी जिसको वो ऑफर दे रहा है उससे एक्सेप्टेंस मिले. सिर्फ बताने के लिए नहीं, सिर्फ बताने के लिए नहीं कि हाँ हम ऐसा कुछ करने वाले. ओके, लाइक जैसे मान लो शर्मा जी ने बोला कि मैं हाउस सेल करना चाहता हूँ, तो इनका इंटेंशन ये होना चाहिए, लाइक शर्मा जी ने बोला वर्मा जी को कि मैं हाउस सेल करना चाहता हूँ. ओके, इन 30,000. ओके, लेट इट बी 30,000. ओके, तो हाउस का प्राइस 30,000 था. उसने बोला कि शर्मा जी ने बोला वर्मा जी को मैं हाउस सेल करना चाहता हूँ 30,000
सो यहाँ पे इंटेंशन शर्मा जी का ये होना चाहिए कि वर्मा जी उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस दे, सिर्फ बताने के लिए नहीं, सिर्फ डिस्क्लोज नहीं करना इसको ऑफर, लेकिन इसका एक्सेप्टेंस मिले इस मोटिव के साथ ऑफर देना होगा। ओके, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ए टेल्स बी दैट ही डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2000। ए बोलता है बी को कि मैं 2018 के एंड तक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ ये अगर बोलेंगे कि वो चाहता है, ही इज़ नॉट गिविंग ऑफर टू हर। ओके, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। ये कोई ऑफर का केस नहीं है, यहाँ पे ए ऑफर नहीं दे रहा बी को, बिकॉज देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम बी। यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ बी आप उसको एक्सेप्टेंस देगा। इफ ही फर्दर एड्स, मान लीजिए अगर वो ऐड कर देता है इस लाइन के बाद, विल यू मैरी मी, लाइक ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2018, और वहाँ पे वो ऐड कर देता विल यू मैरी मी टू द प्रीवियस एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन में उसने दिया, ये जो लाइन दिया ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2018, उसके बाद अगर विल यू मैरी में ऐड कर देता, यस वो ऑफर बन जाता, बिकॉज वो वहाँ चाहता है कि यस बी को बी एक्सेप्टेंस दे इस प्रपोजल का। ओके, फिर है आपका इट मे बी कंडीशनल। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन बाय द ऑफर। जो ऑफरिंग पार्टी जो ऑफर दे रहा है वो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ऑफर दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल, वेयर एज एन ऑफर कैन बी कंडीशनल। लेकिन हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, लाइक अगर आप एक्सेप्टेंस कोई कंडीशन पे नहीं मिलना चाहिए, एक्सेप्टेंस अगर दे रहा तो वो अनकंडीशनल हो जाए, लेकिन ऑफर कंडीशन के साथ हो सकता है। ओके, सो लाइक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ए ऑफर्स टू सेल गुड्स टू बी, ए ने ऑफर दिया कि मैं तुम्हें अपना गुड्स बेचना चाहता हूँ ओके बी को। इफ ही मेक्स हाफ पेमेंट एडवांस, ए ने ऑफर दिया कि मैं तुम्हें गुड्स सेल कर दूंगा, अगर तुम अभी हाफ पेमेंट कर देते हो एडवांस में तो मैं तुम्हें गुड्स सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर बी हाफ पेमेंट करेगा तभी ए सेल करेगा।